कर्मफल। रानी के सिर से माँ बाप का साया किशोरी होने से पहले ही उठ गया था। रानी जब 18 की हुई तो भाइयों ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। भाइयों को ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ी। बगल के ही गांव में एक लड़का मिल गया जिसके पास संपत्ति के नाम पे एक कच्चा घर था और परिवार के नाम पर एक बूढ़ी माँ। मुंबई की किसी मिल में काम करता था। महीने में 3-4 हजार रुपए कमा लेता था। शादी की तारीख पक्की हो गई। रानी ने बचपन से अब तक सिर्फ दुख ही देखे थे, माँ का मुंह तक नहीं देखा। कभी कभी भाभियां ताने भी देती थी, करम जली कहीं की पैदा होते ही माँ को खा गई। बेचारी रानी चुपचाप सब सुन लेती थी। कभी कभी हृदय की वेदना आंखों तक आ जाती थी तो चुपचाप उसे अपने दुपट्टे के कोने में दफना देती थी। उसे अब भी यह याद है, बरसात के दिनों में घर की कच्ची दीवार एकाएक गिर गई थी और बापू उसी के नीचे दब गए थे। बेचारी रानी कई दिनों तक अपनी किस्मत को कोस कोस के रोती रही थी। उसकी जिंदगी में पहली बार खुशी का कोई मौका आया था। वह रोज खुशियों के ताने बाने बुनती थी, मगर उसे यह भी याद आता था कि अगर आज अम्मा बापू जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, और उसकी आंखें गीली हो जाती थी। धीरे धीरे करके वह दिन भी आ गया जब द्वार पे बारात आई। रानी को सिर से पैर तक सजाया गया। वह बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। सुबह रानी की विदाई हुई। वह अपने भाइयों के गले लग के बहुत रोई। उससे आज अपना घर छोड़ के जाने का दुख भी था। रानी का पति बहुत ही अच्छा आदमी था। वह रानी का पूरा ख्याल रखता था। वह जब आता था मुंबई से रानी के लिए कपड़े लाता था, क्रीम पाउडर लाता था और साथ में लाता था ढेर सारा स्नेह। वह रानी को बहुत प्यार करता था। उसने रानी से यह भी वादा किया था कि रानी, मैं बहुत ही जल्दी इस कच्चे घर को पक्का करवा दूंगा ताकि बरसातों में तुझे दिक्कत ना हो। मगर नियत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार जब रानी का पति आया तो वह सूख के कांटा हो गया था। उसे बार बार खांसी आ रही थी। तमाम इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह शायद उसकी आखिरी रात थी। रानी उसी के पास बैठी थी। उसने मरियल सी आवाज में कहा, रानी मुझे माफ करना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मगर मैंने तेरे साथ दगा किया। पिछले साल कुछ यारों के बहकावे में आकर कोठे पे गया। शायद भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। रानी ने रोते हुए कहा कि तुम ठीक हो जाओ बस, मुझे कोई गिला नहीं। मगर उस बेचारी की अश्रुधारा उसके पति के सूख रहे जीवन रूपी पौधे को हरा न कर सकी। भोर की पहली किरण के साथ उसके पति का शरीर ठंडा हो गया। बेचारी रानी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह फिर से अनाथ हो गई। वह पथराई आंखों से देखती रही और लोग उसके पति की लाश को जलाने के लिए लेकर चले गए, ठीक वैसे ही जैसे उसके बापू को लेकर चले गए थे। वक्त ने रानी के अच्छे दिन छीन लिए। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मदद के लिए अपनी फूटी किस्मत लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएगी। कभी कभी तो भूखा सोना पड़ा मगर किसी के आगे हाथ न फैलाया और न ही कोई रिश्तेदार मदद को आगे आया। हाँ, रानी के पड़ोस में ही रहने वाले दिलीराम को जब यह बात पता चली कि उसकी विधवा पड़ोसन तंगहाली से गुजर रही है तो उसने ग्राम प्रधान से इस बात का जिक्र किया। ग्राम प्रधान एक निहायत लपट आदमी है। उसने जब यह जाना कि रानी विधवा है, अकेली है, जवान है, तो उस कामी ने रानी का अंत्योदय कार्ड बनवा दिया। अब रानी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। समय चलता गया, बरसात आई। रानी का कच्चा घर कमजोर साबित हो रहा था। इस बार उसने दिलेराम से कहा कि अगर प्रधान जी इंदिरा आवास दे दें तो अगले साल की बरसात तक शायद घर पर छत हो जाए। दिलेराम ने फिर प्रधान से रानी की यह बात कही। प्रधान ने कहा कि उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। इस बार प्रधान के दिमाग में एक घिनौनी योजना चल रही थी। जब रानी प्रधान से मिलने आई तो प्रधान ने उसे बड़े प्यार से बैठाया और उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आई हो तो चाय पी लो और फिर चली जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रधान का एक आदमी चाय लेकर आया। रानी को चाय पीने के बाद अजीब सा लगने लगा। उसके बाद उसकी आंखें मूंदने लगी। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक बंद कमरे में निवस्त्र पड़ी थी और थोड़ी दूर पर प्रधान बैठा मुस्कुरा रहा था। रानी ने कहा, आपने ठीक नहीं किया, एक गरीब विधवा की मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं पुलिस में जाऊंगी, पूरे गांव को बताऊंगी। प्रधान ने कहा कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हारी नंगी तस्वीरों को सार्वजनिक कर दूंगा जो मेरे मोबाइल में है। जाओ, मेरा काम हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। उसी पूरी रात रानी अपनी मजबूरी और दुर्भाग्य पर रोती रही। अगली दोपहर दिलेराम ने बताया कि तुम्हारा नाम आवास वाली सूची में डाल दिया गया है। एक दिन प्रधान जी खुद रानी के यहाँ आए और अपना मोबाइल दिखाते हुए बोले कि थोड़ा मेरी तरफ आ जाना। बेचारी लोक लज्जा के भय से फिर गई। इस बार वह होश में थी और उसको नोचने के लिए तैयार था।
नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारी। इस तरह रानी का शरीर अब प्रधान बड़े लोगों को और अपने खास लोगों को तोहफे में सौंपता था। प्रधान के लिए रानी मोहरा हो गई थी, किसी को भी खुश करने का साधन। रानी जब भी विरोध किया, प्रधान ने मोबाइल के फोटो दिखाकर धमकाया और रानी हर बार हार गई। सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा था, मगर इधर कुछ दिनों से रानी को लगातार बुखार हो रहा था। प्रधान ने गांव के डॉक्टरों से रानी की दवा करवाई, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि रानी के बीमार होने से उसके शरीर पर असर आता। और उस नीच प्रधान के लिए रानी का शरीर बहुत काम की चीज थी। मगर रानी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के सारे झोला छाप डॉक्टरों की दवा फेल हो गई। अंततः गत्ता प्रधान जी ने रानी को शहर के हॉस्पिटल में भेजा। जब डॉक्टरों को पता चला कि मरीज का पति किसी अनजान बीमारी से मरा था और मुंबई में रहता था, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने HIV की जांच लिख दी। जांच पॉजिटिव थी। रानी को जब पता चला कि उसे एड्स हुआ है, तो वह दुखी भी थी और खुश भी हुई। दुखी इसलिए क्योंकि वह निरपराध थी, और खुश इसलिए क्योंकि उसे पता था कि जिसने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण किया है, यह बीमारी उन सबको भी हो गई होगी। जब यह बात प्रधान को पता चली, तो उन्हें सांप सूंघ गया। उन्होंने तत्काल अपने पाप कर्म के सारे साथियों को बुलाकर पूरी बात बताई। यह बात पता चलते ही उस सबकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि जांच करवाने कैसे जाया जाए। हर जगह जान पहचान के लोग हैं, लोग सोचेंगे कि हम लोग HIV की जांच क्यों करवा रहे हैं। अंत में इस समय समस्या का हल यह निकला कि किसी जान पहचान वाले आदमी को बुलाकर खून के नमूने निकालकर शहर को भेजा जाए। एक झोला छाप ने सबके सैंपल निकाले और शहर भेजे, और जब शहर से रिपोर्ट आई तो सबके चेहरे उतर गए। दूर तक नैराश्य और भय का एक मृत सागर नजर आ रहा था, क्योंकि सबको HIV का संक्रमण था। सभी सोच सोच के मरे जा रहे थे। मगर अब क्या, अब तो पाप उभर गया था। पाप छिपाए नहीं छिपता, धीरे धीरे पूरे गांव में दीवारों से कानों तक और कानों से कानाफूसी बनकर हर किसी को यह खबर लग गई कि प्रधान और उनके गुर्गे रानी का शारीरिक शोषण करते थे, जिससे उन्हें वही बीमारी लग गई जो रानी का मर्द मुंबई से लाया था। मतलब रानी को HIV का संक्रमण उसके पति से हुआ, और उसके पति को यह बीमारी मुंबई की किसी रेड लाइट एरिया से मिली। प्रधान और अन्य पाप के भागीदारों का सामाजिक पतन हो गया। प्रधान के पास अब प्रधानी भी नहीं। HIV की वजह से स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा। दवाओं के सहारे अपने पापों का बोझ लादे हुए सभी अपनी जिंदगी को घसीट रहे हैं। रानी भी AR सेंटर पर जाती, दवा लेती है और उसे सुकून है। उसका शरीर नोचने वाले खुद अपना पाप भोग रहे हैं। उन्हें कर्मों का फल मिल गया। मगर मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि आखिर रानी को ऊपर वाला किन कर्मों की सजा दे रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।